Dear student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss regulation of Calvin cycle. Calvin cycle, जिसको हम C3 cycle भी कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पाथवे है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। यहाँ पे हम सिर्फ इसके रेगुलेशन को फोकस करेंगे। कैल्विन साइकिल का जो रेगुलेशन है, इसमें वैसे तो हर एंजाइम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मेनली 5 एंजाइम्स जो हैं वो उसके रेगुलेशन को आपको खास तौर से टारगेट करना है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है रुबिस्को। तो सबसे पहले हम रुबिस्को के एंजाइम रेगुलेशन को देखते हैं। रुबिस्को एंजाइम के बारे में मैं डिटेल बातें भी क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसकी लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। रुबिस्को अर्थ पे पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, एंजाइम है, और किसी भी स्टोमा की 50% से ज़्यादा जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो रुबिस्को एंजाइम ही बनाता है। रुबिस्को में टोटल 16 सब यूनिट होती हैं, जिसमें से 8 लार्ज सब यूनिट होती हैं, 8 स्मॉल सब यूनिट होती हैं। लार्ज सब यूनिट क्लोरोप्लास्ट डीएनए के द्वारा सिंथेसाइज होती हैं, स्मॉल सब यूनिट न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा सिंथेसाइज होती हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन एक वैज्ञानिक हुए ऑग्रेन, उन्होंने बताया था। रुबिस्को करता क्या है कि एक 5 कार्बन एक CO2 एक्सेप्टर होता है, इसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP। एक RUBP एक CO2 को एक्सेप्ट करता है, तो 5 कार्बन तो RUBP में है, एक कार्बन CO2 से आ रहा है, टोटल रिएक्शन में 6 कार्बन हो जाते हैं। इन 6 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बनते हैं। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्यों बने? क्योंकि एक 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं और रिएक्शन में टोटल 6 कार्बन थे, इसीलिए यहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। इसको भी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। रुबिस्को करता क्या है? रुबिस्को जो है इस तरीके से कार्बोक्सिलेशन स्टेप को मीडिएट कर रहा है। ये PGA आगे रिडक्शन में जाएंगे, इनसे 3-PGL बनेंगे, 3-PGL से आगे चल के ग्लूकोज और स्टार्च और बाकी मोनोसैकेराइड बनते हैं। रुबिस्को की एक्टिविटी को कंट्रोल 3 लेवल पे किया जाता है। अगर हम ये देखें रुबिस्को रेगुलेशन में, तो रुबिस्को का एक जो एक्टिविटी कंट्रोल पॉइंट है वो है स्टोमा pH, दूसरा है मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, और तीसरा है 2-कार्बोक्सी एरेबिनटॉल 1-फॉस्फेट। ये एक नेचुरल शुगर होती है जो प्लांट्स में पाई जाती है, राइट। ये कोई सिंथेटिक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक नेचुरल शुगर है। अब होता क्या है, पहले एक एक करके हम देखते हैं। दिन के वक्त जब लाइट रिएक्शन होती है तो प्रोटॉन जो है वो पंप होते हैं, और प्रोटॉन की जो पंपिंग होती है उसकी डायरेक्शंस अगर हम देखें तो उसकी डायरेक्शन होती है स्ट्रोमा से स्ट्रोमा से ल्यूमेन में, थाइलेकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन की पंपिंग होती है। जब प्रोटॉन की पंपिंग स्ट्रोमा से ल्यूमेन में होती है तो स्ट्रोमा के अंदर जो है pH इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, और ल्यूमेन के अंदर pH जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि H+ आयन से कंसंट्रेशन जो है उससे pH उल्टा चलता है जब ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ये सारा का सारा प्रोसेस कब हो रहा है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन में प्रोटॉन की पंपिंग हुई स्ट्रोमा से ल्यूमेन में, उससे स्टोमा के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन में कमी आई, तो यहाँ पे pH इंक्रीज हुआ, और जो ल्यूमेन है यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो यहाँ pH कम हुआ। ये लाइट रिएक्शन के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ स्टोमा में pH लाइट रिएक्शन के टाइम पे अप्रोक्सीमेट 8 तक चली जाती है। जो pH होती है स्टोमा की वो 8 तक चली जाती है, और pH 8 जो है वो एक ऑप्टिमम pH है रुबिस्को एक्टिविटी के लिए, और ल्यूमेन में जो pH होती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ये 5 तक हो जाती है।
तो देखिए pH 8 जो है वो रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम pH होती है और इस pH के होते ही रुबिस्को एक्टिव हो जाता है। तो इसका मतलब स्टोमा की pH जैसे जैसे बढ़ेगी रुबिस्को की एक्टिविटी भी बढ़ती है और pH 8 पे आके रुबिस्को की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम जो pH है वो क्या है। तो ऑप्टिमम pH होती है 6, ये हमेशा याद रखना। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन प्रोटॉन जो पंप हो रहे हैं, देखिए स्ट्रोमा एंड ल्यूमेन, तो स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ प्रोटॉन पंप होते हैं, हमने अभी देखा। लेकिन इसी प्रोटॉन पंपिंग के कारण ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मैग्नीशियम आयन आने लगते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन H+ कंसंट्रेशन जो है स्ट्रोमा में ये तो होती है डाउन और ल्यूमेन के अंदर H+ कंसंट्रेशन होती है इंक्रीज, ये हमने अभी यहाँ भी देखा। लेकिन इस H+ कंसंट्रेशन की कमी के कारण इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं जो मैग्नीशियम को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, वो ल्यूमेन से मैग्नीशियम को स्ट्रोमा की तरफ ट्रांसपोर्ट करने लग जाती हैं और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे स्ट्रोमा में बढ़ जाती है और ल्यूमेन के अंदर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मैग्नीशियम आयन रुबिस्को की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम आयन अगर बढ़ेंगे तो रुबिस्को की एक्टिविटी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों बढ़ेगी, आखिर मैग्नीशियम आयन करता क्या है। तो देखिए मैग्नीशियम आयन क्या करता है, थोड़ा सा अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखें तो जो रुबिस्को एंजाइम होता है, राइट, जैसे ये सपोज करो रुबिस्को एंजाइम है, इस रुबिस्को एंजाइम की एक्टिव साइट पे 201 पोजीशन पे एक एमिनो एसिड पाया जाता है, इसको बोलते हैं लाइसिन और इसकी पोजीशन होती है 201। इस लाइसिन के अंदर एक एप्सिलॉन NH2 ग्रुप होता है। ये एप्सिलॉन NH2 ग्रुप जो है ये CO2 के साथ बाइंड करता है, राइट, और बाइंड करने के बाद ये बनाता है कार्बामेट। क्या बनाएगा ये? कार्बामेट बनाता है। इसका मतलब रुबिस्को जो एंजाइम है, ये एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को, ये रुबिस्को एंजाइम। तो रुबिस्को एंजाइम की जो ये एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पे 201 पोजीशन पे जो लाइसिन रेसिड्यू है, इस लाइसिन रेसिड्यू में एप्सिलॉन NH2 ग्रुप है जो एटमॉस्फेरिक CO2 से बाइंड होता है। ये CO2 बाहर से आई है और ये कार्बामेट बनाता है। लेकिन ये कार्बामेट जो बन रहा है CO2 की NH2 ग्रुप से जो रिएक्शन हो रही है, ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये इंटरेक्शन और ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। अगर मैग्नीशियम आयन यहाँ होंगे तो ये कार्बामेट स्टेबल होता है, मतलब ये ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा। अगर यहाँ मैग्नीशियम आयन नहीं है तो ये कार्बामेट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब CO2 की बाइंडिंग जो है वो रुबिस्को से बहुत अच्छी नहीं हो पाती, इसीलिए केल्विन साइकिल कम हो जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने पर रुबिस्को की एक्टिविटी बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि ये कार्बामेट फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, राइट। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है रुबिस्को रेगुलेशन का, वो आता है एक नेचुरल शुगर 2-कार्बोक्सी एराबिनटॉल 1-फॉस्फेट। ये एक नेचुरल शुगर होती है। होता क्या है कि जो हमारा रुबिस्को एंजाइम है, यहाँ पे ये जो मैं एंजाइम बना रहा हूँ, ये हमारा रुबिस्को एंजाइम है। अब ये रुबिस्को एंजाइम तो सिर्फ दिन में काम करता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट NADPH और ATP चाहिए इसको काम करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में।
और स्टोमेटा भी रात को क्लोज हो जाते हैं, इसीलिए रुबिस्को जो है वो रात को काम नहीं करता। तो इसको इस तरीके से एक्टिव साइट को ओपन नहीं छोड़ा जाता। होता क्या है, एक नेचुरल शुगर होती है और उसका नाम है 2-कार्बोक्सी अरेबिनोल 1-फॉस्फेट। ये शुगर क्या करती है, ये यहाँ जैसे मान लो ये मैं येलो कलर से यहाँ पे शुगर बना रहा हूँ, तो ये शुगर यहाँ पे बाइंड कर जाती है और बाइंड करने के बाद इस एंजाइम को इनएक्टिव कर देती है। मतलब एक्टिव साइट अब ओपन ही नहीं रहेगा, इनएक्टिव रुबिस्को। और जबकि यहाँ पे क्या था, ये एक्टिव था। तो कहने का मतलब है एक्टिव साइट पे जब ये शुगर बाइंड हो जाती है तो, और ये कौन सी शुगर है, ये शुगर है 2-कार्बोक्सी अरेबिनोल 1-फॉस्फेट। तो ये शुगर जब बाइंड हो जाती है तो ये इन एक्टिव साइट को ओपन नहीं रहने देती और रुबिस्को की एक्टिविटी को ये डिक्रीज कर देती है। इस तरीके से जो रुबिस्को है वो इनएक्टिव हो जाता है। यूजुअली ये प्रोसेस जो होती है ड्यूरिंग नाइट होती है। ये जो अरेबिनोल 1-फॉस्फेट है, ये इसकी बाइंडिंग नाइट टाइम, इसकी बाइंडिंग यूजुअली होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्योंकि नाइट टाइम में लाइट रिएक्शन तो होती नहीं है और वहाँ पे लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं ये भी नहीं वहाँ पे अवेलेबल होते, स्टोमेटा भी क्लोज हो जाते हैं, इसीलिए रुबिस्को की एक्टिविटी को वहाँ पे क्लोज रखा जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 3 पॉइंट्स में देखा कि किस तरीके से स्ट्रोमल पीएच के द्वारा, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन के द्वारा और एक नेचुरल शुगर 2-कार्बोक्सी अरेबिनोल 1-फॉस्फेट के द्वारा किस तरीके से रुबिस्को का रेगुलेशन किया जाता है। रुबिस्को के अलावा एक पॉइंट्स और हमें ध्यान रखना है कि डे टाइम में स्टोमा की पीएच, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन, इनका जो रेगुलेशन है वो तो करते ही है, लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब दिन निकलता है, तो जैसा कि मैं अभी यहाँ डिस्कस कर रहा था कि जो अरेबिनोल 1-फॉस्फेट नेचुरल शुगर है, ये यहाँ पे एक्टिव साइट के साथ ये बाइंड हो जाती है नाइट टाइम में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि डे टाइम में आखिर ऐसा क्या होता है जो ये शुगर जो है हट जाती है। तो देखिए डे टाइम में होता क्या है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक मैकेनिज्म है। जैसे ही सोलर लाइट आती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सोलर लाइट जो है ये आपको डे टाइम में ही अवेलेबल होगी। ये जो सोलर लाइट है जैसे ही ये यहाँ पे पत्तियों पे गिरती है, वहाँ पे एक सॉल्युबल प्रोटीन होती है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आप नाम याद रखिए, थायोरिडॉक्सिन सिस्टम। ये जो थायोरिडॉक्सिन सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है और थायोरिडॉक्सिन सिस्टम एक्टिवेट होके एक एंजाइम होता है, इसको कहते हैं रुबिस्को एक्टिवेज। इस रुबिस्को एक्टिवेज एंजाइम की एक्टिविटी को थायोरिडॉक्सिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर देता है और रुबिस्को एक्टिवेज क्या करता है, एक्टिव होने के बाद एटीपी की प्रेजेंस में, मतलब एक एटीपी का यूज करता है और वो रुबिस्को का फॉस्फोराइलेशन कर देता है, राइट। रुबिस्को का फॉस्फोराइलेशन कर देता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि रुबिस्को प्रोटीन्स के साथ या रुबिस्को एंजाइम के साथ वो एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के बाद रुबिस्को की जो एक 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशंस होती है वो चेंज हो जाती है। 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन चेंज के बाद उसकी जो एक्टिव साइट का पैटर्न है वो थोड़ा सा कंफर्मेशन चेंज के बाद जो शुगर है, नेचुरल शुगर है, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है और ये वहां से निकल जाती है। ये हम जानते हैं प्रोटीन की नेचर होती है कि उसका कंफर्मेशन चेंज अगर हुआ है तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो सकती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो यहाँ पे जो शुगर बाइंड थी, नाइट में जो बाइंड हुई थी अरेबिनोल 1-फॉस्फेट, वो यहाँ एफिनिटी जैसे ही कम हुई तो वो यहाँ से निकल जाती है। अब एक्टिव साइट वैकेंट हो जाती है और ये रुबिस्को फिर से एक्टिव हो जाता है। अब ये एक्टिव हो चुका है, इसीलिए डे टाइम में रुबिस्को इस तरीके से एक्टिव होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सारी बातें जो हमने कही ये हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया रुबिस्को के बारे में, लेकिन रुबिस्को एक अकेला एंजाइम तो है नहीं जो केल्विन साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा
कुछ एंजाइम्स और हैं जो कैल्विन साइकिल में रेगुलेट होते हैं, लेकिन उनका रेगुलेशन जो है वो स्टोमा पीएच, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इनके द्वारा उतना यूजुअली नहीं होता। इनका जो रेगुलेशन किया जाता है, यहाँ पे एक अलग एक प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, एक सॉल्युबल प्रोटीन्स होती है। इस सॉल्युबल प्रोटीन को बोलते हैं थायोरिडॉक्सिन सिस्टम। थायोरिडॉक्सिन क्या करता है कि जब लाइट रिएक्शन होती है तो लाइट जो है वो पड़ेगी, उससे फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 दोनों ही एक्टिव होते हैं। फोटो सिस्टम 1 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को फेरेडॉक्सिन को देता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो फेरेडॉक्सिन है जिसको हम FDV बोलते हैं, राइट, फेरेडॉक्सिन को हम FDV बोलते हैं और ये हमने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में पढ़ा है। फेरेडॉक्सिन को जब ये इलेक्ट्रॉन मिलता है तो फेरेडॉक्सिन ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है, राइट। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिला फेरेडॉक्सिन को, और इसको इलेक्ट्रॉन किससे मिला, फोटो सिस्टम 1 से। फोटो सिस्टम 1 पे जैसी लाइट पड़ी उसने इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन को दिया तो वो ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म में आ गए। लेकिन ये रिड्यूस फेरेडॉक्सिन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है थायोरिडॉक्सिन, एक प्रोटीन होती है उसको। तो ये थायोरिडॉक्सिन जो है जैसे ही यूजुअली ये ऑक्सीडाइज स्टेज में पाई जाती है, और थायोरिडॉक्सिन जब ऑक्सीडाइज स्टेज में होती है तो ये इनएक्टिव होती है, ये हमेशा याद रखना। ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये इनएक्टिव होती है। लेकिन जैसे ही रिड्यूस फेरेडॉक्सिन से इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है और ये रिड्यूस फॉर्म में आती है तो ये एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने के बाद अब जो एंजाइम्स हैं जिनको ये आगे कंट्रोल करती है, अब ये उन एंजाइम्स को भी एक्टिव कर देती है। ये थायोरिडॉक्सिन करती क्या है, रिड्यूस फॉर्म में जब आती है तो ये एक्टिव हो चुकी है, राइट, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को उन एंजाइम्स को दे देती है और वो भी ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में आ जाते हैं। ये जैसे ऑक्सीडाइज फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म। एक चीज याद रखिए, थायोरिडॉक्सिन सिस्टम में रिड्यूस फॉर्म में हर चीज एक्टिव रहेगी और ऑक्सीडाइज फॉर्म में इनएक्टिव रहेगी, राइट। तो जैसे ही एंजाइम ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में आते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एंड कैल्विन साइकिल ऑपरेट करने लगते हैं, और जैसे ही वो एक्टिव होंगे कैल्विन साइकिल ऑन हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से ब्रीफली देखिए। थायोरिडॉक्सिन सिस्टम करता क्या है, लाइट जैसे ही पड़ती है तो फेरेडॉक्सिन जो है वो रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि फोटो सिस्टम 1। अब कोई अगर आपसे पूछे इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला है, तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 पे लाइट पड़ती है और फोटो सिस्टम 1 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है लाइट पड़ने के बाद, फेरेडॉक्सिन को दे देता है। ये हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ चुके हैं। तो ये जो लाइट है एक्चुअली इसको हमें यूं बनाना चाहिए था, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि लाइट को इधर गिराओ फोटो सिस्टम 1 पे, अब ज्यादा सही है। तो फोटो सिस्टम 1 पे जब लाइट गिरी तो उसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, फेरेडॉक्सिन को दिया, और फेरेडॉक्सिन जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में आ गया, राइट। तो इस तरीके से वो रिड्यूस फॉर्म में जब आया तो उसने जो है जो थायोरिडॉक्सिन एक सॉल्युबल प्रोटीन थी जो इनएक्टिव फॉर्म में थी, ऑक्सीडाइज फॉर्म में थी, इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटा तो ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया, ये एक्टिव हो गया थायोरिडॉक्सिन। अब ये थायोरिडॉक्सिन जो एक्टिव हुआ है ये एंजाइम्स को इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन अब एंजाइम्स को दे देता है, और एंजाइम के डाइसल्फाइड बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तो वो इस तरीके से थायोल ग्रुप के फॉर्म में आ जाते हैं और वो एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, राइट, और ये फिर कैल्विन साइकिल को ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से थायोरिडॉक्सिन सिस्टम जो है वो सर्टेन एंजाइम का रेगुलेशन करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि थायोरिडॉक्सिन जो सिस्टम है ये कौन कौन से एंजाइम का रेगुलेशन कर देता है। तो इसमें जो एंजाइम ध्यान रखने हैं वो 4 एंजाइम है, NADP गिल्सरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज, सैडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेटेज एंड फॉस्फोराइबोलोकाइनेज, राइट। NADP गिल्सरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, राइट, ये जो है
3-PGAL जो बन रहा था, हमने जो रिडक्शन स्टेप जो पढ़ा था उसमें जो 3-PGAL फॉर्मेशन हो रहा था, ये एंजाइम वहाँ पे काम आता है। हमने ये लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज जो है वो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाने के काम में आता है। ये भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। साइडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेटेज क्या करता है? साइडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेट जो कंपाउंड बनता है उससे ये साइडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट बनाता है, ठीक है। और ये फॉस्फोराइबोनुक्लाइनेज जो है ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट जो बनता है उस राइबोलोज 5-फॉस्फेट को राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के काम आता है और राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट को ही हम RUBP कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है 4 एंजाइम्स हैं जो आपके कैल्विन साइकिल को ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थायरोडॉक्सिन प्रोटीन। जो थायरोडॉक्सिन प्रोटीन है ये एक सॉल्युबल प्रोटीन है, इसका इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। थायरोडॉक्सिन में एक चीज और याद रखनी है कि ये थायरोडॉक्सिन करता क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस को भी कंट्रोल करता है। कि जो थायरोडॉक्सिन है जब ये एक्टिव हो जाता है, थायरोडॉक्सिन जब एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होने के बाद ये ग्लाइकोलाइसिस में एक एंजाइम होता है जो की रेगुलेटरी एंजाइम है, उसको कहते हैं PF फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK। फॉस्फोफ्रक्टो जो काइनेज है एक्टिव इन ग्लाइकोलाइसिस, ये एंजाइम कहाँ एक्टिव होता है? ये ग्लाइकोलाइसिस में एक्टिव होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ये करता क्या है, थायरोडॉक्सिन जब एक्टिव हो जाता है तो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी को ये नेगेटिव डिक्रीज कर देता है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी जब डिक्रीज हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी जब डिक्रीज हो जाएगी तो ग्लाइकोलाइसिस की भी रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए जब कैल्विन साइकिल चलता है दिन में तब ग्लाइकोलाइसिस की रेट कम हो जाती है, और रात के वक्त जो है कैल्विन साइकिल जब नहीं चलता है तो उस टाइम थायरोडॉक्सिन एक्टिव नहीं होता, वो इनएक्टिव होता है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ड्यूरिंग डे टाइम, ये हमेशा याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्यूरिंग डे टाइम जब कैल्विन साइकिल चल रहा होता है तो ग्लाइकोलाइसिस कम क्यों हो जाता है? तो वो भी थायरोडॉक्सिन के कारण ही होता है, क्योंकि ये थायरोडॉक्सिन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो कि ग्लाइकोलाइसिस का की रेगुलेटरी एंजाइम है, इसकी एक्टिविटी को डाउन कर देता है, और जब यही एक्टिव कम होगा तो ग्लाइकोलाइसिस की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रात के वक्त थायरोडॉक्सिन एक्टिव नहीं होता तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की जो एक्टिविटी है जब बढ़ जाएगी तो ग्लाइकोलाइसिस भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कई बार एक चीज और सामने आ जाती है कि जो स्टार्च है और जो सुक्रोज है, इनका जो सिंथेसिस है वो कहाँ होता है? देखिए ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं वो कोई सी भी मोनोसैकेराइड हो, राइट। जैसे अगर हम स्टार्च सिंथेसिस को देखेंगे, ये हमेशा याद रखना, स्टार्च सिंथेसिस, तो स्टार्च एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है इसका सिंथेसिस ऑलवेज स्ट्रोमा में होता है, राइट। और स्टार्च के अलावा जितनी भी रेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है, रेस्ट कार्बोहाइड्रेट चाहे वो किसी भी नेचर की है, वो स्ट्रोमा में नहीं बनते, वो कहाँ बनेंगे? साइटोसॉल में बनेंगे। कहाँ बनेंगे? साइटोसॉल में बनेंगे। तो अगर स्टार्च का सिंथेसिस होना है, प्लांट को स्टार्च की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो स्टोमा में बनाएगा। लेकिन अगर स्टार्च के अलावा बाकी कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तो ये जो है ये साइटोसॉल में बनते हैं, ये स्टोमा में नहीं बनते, इसको हमेशा ध्यान रखना।
यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनके लिए केल्विन साइकिल में कंपाउंड बनता है, जैसे मैंने कल पढ़ा था 3PgL, इसको ट्रायोज फॉस्फेट भी बोलते हैं। 3PgL क्योंकि ये ट्रायो शुगर है, ट्रायोड फॉस्फेट, ये प्रीकर्सर का काम कर रहा है। तो होता क्या है कि जब अब ट्रायोज 3PgL ये तो केल्विन साइकिल में बन रहा है, तो अगर 3PgL को स्टार्च बनाना है तो वो स्टोमा में ही रुकेगा, और अगर ये 3PgL को अगर बाकी कार्बोहाइड्रेट में से कोई कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोसोल के लिए। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको सिग्नल कहाँ से मिलता है। तो ये देखा गया है, बड़ा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर साइटोसोल के अंदर साइटोसोल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, साइटोसोल के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये जो 3PgL होता है इट कम आउट फ्रॉम स्टोमा। तो ये स्टोमा से कहाँ आ जाता है, ये बाहर आ जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो इससे हमें इनडायरेक्टली क्या मैसेज मिल रहा है, इससे ये मैसेज मिल रहा है कि साइटोसोलिक कंसंट्रेशन अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की ज्यादा है तो वो साइटोसोल में 3PgL आ जाएगा और साइटोसोल में फिर बाकी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कम है तो इससे जो है वो साइटोसोल में 3PgL नहीं आता, वो स्टोमा में ही रहेगा, क्योंकि ये तो केल्विन साइकिल में बन रहा है, स्टोमा में बन रहा है, तो वो स्टोमा में ही रहता है और स्टोमा में रहते हुए वहां पे स्टार्च सिंथेसिस का काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3PgL के ट्रांसपोर्ट में साइटोसोलिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जो कंसंट्रेशन होती है ये एक मेन सिग्नल पॉइंट होता है, और ये सिग्नल देती है उस प्रोटीन को जो 3PgL को ट्रांसपोर्ट कर रही है कि उसको 3PgL को स्टोमा में ही रखना है या साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस तरीके से केल्विन साइकिल जो है इसमें सर्टेन 5 एंजाइम्स को मेनली रेगुलेट किया जाता है। मेन इसमें रुबिस्को है, रुबिस्को को 3 पॉइंट्स पर रेगुलेट किया जाता है, बाकी 4 एंजाइम्स को थायरोडॉक्सिन सिस्टम के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। थायरोडॉक्सिन जो है सिर्फ केल्विन साइकिल को रेगुलेट नहीं कर रहा है, वो रेस्पिरेशन को भी रेगुलेट कर रहा है, और रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होता है उसको वो एक्टिव फॉर्म में जब होता है थायरोडॉक्सिन तो वो उसकी एक्टिविटी को फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस में रोल प्ले कर रहा है इसकी एक्टिविटी को वो डाउन कर देता है। इसीलिए ड्यूरिंग द डे टाइम जब केल्विन साइकिल होता है तब ग्लाइकोलाइसिस कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि स्टार्च और बाकी कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्योंकि ये जितनी भी कार्बोहाइड्रेट बनती हैं 3PgL से बनती हैं। 3PgL को कैसे पता चलता है कि उसको बाकी कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं या स्टार्च बनाना है, तो उसका डिटर्मिनेशन जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंसंट्रेशन इन साइटोसोल डिसाइड करती है। तो इस तरीके से हमने केल्विन साइकिल जो है इसकी रेगुलेशन को देखा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे केल्विन साइकिल का रेगुलेशन बहुत ईजी है, कोई ऐसी टेंशन नहीं लेना है आपको, और बहुत ही सिस्टमेटिकली हमने इसको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम फोटो रेस्पिरेशन की बातें करेंगे कि आखिर रुबिस्को की कौन सी छोटी सी एक्टिविटी का परिणाम जो है वो फोटो रेस्पिरेशन है। थैंक यू, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।